लोग को शुरुआत करने जा रहा हूं कि हम लोग की जो ट्रेनिंग की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, रेवेन्यू, इससे हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बीटी एक्ट को पढ़ा। उसके बाद हम लोग स्पेशल सर्वे एक्ट पर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग शुरू से चलेंगे। पहले आप लोग जस्ट ये जान लीजिए कि आप लोग जो काम करने जा रहे हैं और जो सर्वे करना क्या है, आप लोगों को, आप लोग किस काम के लिए आप लोग आने वाले हैं और किस काम के लिए, किस काम को आपके द्वारा किया जाना है, बेसिकली वो काम का इम्पोर्टेंस क्या है और उस काम में करना क्या है। तो इससे ही आपको क्लियर होगा कि काम क्या क्या करना है और उससे रिलेटेड हमको क्या क्या सहायता कहाँ से मिलनी है, उसका क्या लीगल बेस है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका है और क्या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या हैं और अन्य इश्यूज क्या हैं, वो सबके बारे में आपको जानेंगे। तो अभी हम लोग जो स्पेशल सर्वे को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वो ये जानने के लिए कि स्पेशल सर्वे क्या है और क्यों है। क्या इसके पहले जो सर्वे हुए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने, थोड़ी सी हिस्ट्री जाने कि क्यों सर्वे जो है ये कहाँ से शुरुआत हुई, क्या इसका बैकग्राउंड है। बिहार में, पूरे इंडिया में ब्रिटिश काल में लैंड रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग तरीके का अडॉप्ट किया गया था। उसमें बेसिकली 3 तरह के सिस्टम अडॉप्ट किए गए थे। पूरे इंडिया में 3 तरह के जो सिस्टम थे वो थे, एक रैयतवारी थी जो साउथ इंडिया में थी, एक महलवारी व्यवस्था थी जो नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली यूपी के क्षेत्र में थी, और एक जमींदारी सिस्टम थी जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल में थी। ये इन तीनों के बारे में डिटेल से आप अलग से सर्च करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। रैयतवारी, महलवारी और जमींदारी। हम लोग का बेसिक कंसर्न जमींदारी सिस्टम से होता है, क्योंकि अभी की जितनी भी व्यवस्था एक्ट हैं, जो भी हम लोग के काम हैं, जो भी, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते हैं उस व्यवस्था से जो प्रीवियस में थी, जो प्रीवियस में लागू थी। बिहार में जमींदारी सिस्टम जब लागू किया गया तो उस समय में शुरू में बिफोर 1885 रैयतों को राइट्स नहीं दिए गए थे, उनको किसी तरह का राइट नहीं दिया गया था। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स थे, बहुत तरह के ऑक्यूपेंसी राइट की प्रॉब्लम थी, लगान की प्रॉब्लम थी। तो उन सारे लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहले 1875 में बंगाल सर्वे एक्ट को लाया गया। बंगाल सर्वे एक्ट को लाने के बाद उसी आधार पर, उसी को आगे और ज्यादा मॉडिफाइड और विस्तृत करते हुए एक विस्तृत एक्ट बनाया गया 1885 में, बिहार टेनेंसी एक्ट। ये जो बिहार टेनेंसी एक्ट बनाया गया, ये 1885 में, इसका नाम था बंगाल टेनेंसी एक्ट, इसलिए कि उस समय में बिहार और बंगाल एक में था। 1934 में जब उड़ीसा अलग हुआ था, उस समय में इसका नाम बंगाल टेनेंसी एक्ट से बदल करके बिहार टेनेंसी एक्ट कर दिया गया। इसलिए कभी भी बंगाल टेनेंसी एक्ट और बिहार टेनेंसी एक्ट के नाम से आप लोग कन्फ्यूज नहीं करें। 1885 का जो बीटी एक्ट है, बिहार टेनेंसी एक्ट, 1885 बंगाल टेनेंसी, बेसिकली वो दोनों एक ही है। अब बिहार के कंसर्न में उसका नाम बिहार टेनेंसी एक्ट ही है। इसके बाद इस एक्ट में सभी विषयों पर विस्तृत टिप्पणी दी गई, विस्तृत चर्चा की गई, और चर्चा करने के बाद सारे चीजों के बारे में विस्तृत एक्ट बनाया गया, रूल्स बनाया गया उसके रिगार्डिंग। और उसके बाद उसी में उसी के 101 से लेकर के 115 का जो उसका एक्ट था, उसमें सर्वे के बारे में प्रोविजन किया गया। उसके बाद 1885 के एक्ट के आधार पर 1885 के एक्ट के आधार पर 1897, 96, 97 के आसपास से ही 90 के बाद, 1890 के बाद सर्वे की शुरुआत की गई, जो सर्वे 1920 के आसपास तक चला। उस समय में ये सर्वे, इसी सर्वे का नाम कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, जिसमें पहली बार
ग्रामों की बाउंड्री को डिफाइन करते हुए हर ग्राम का एक नक्शा बनाया गया और हर ग्राम के लिए एक अलग अलग ROR भी बनाया गया, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको आज हम लोग खतियान के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग CS खतियान भी कहते हैं। CS खतियान में एंट्री की गई और उसी समय में कुछ जगहों पर, बिहार के कुछ जगहों पर 1910 के बाद रिविजनल सर्वे भी किया गया। जिनका सर्वे 1897-98 में हो गया था, उनमें वहां पर 1910-15 के आसपास कुछ जगहों पर रिविजनल सर्वे भी किया गया। तो इसलिए कहीं कहीं पर हमको दो टाइप के सर्वे भी मिलते हैं, रिविजनल एंड कैडेस्ट्रल, एक ही समय के। लेकिन जो लागू है अभी हमारा रिविजनल, अगर वहां पर लागू है और उसी से सारा काम हो रहा है, तो उसी को हम लोग CSP मान लेते हैं। दोनों, चूंकि दोनों का टाइम पीरियड मोर और लेस एक ही था, लेकिन वो सभी जगहों पर नहीं हो पाया था। उसके बाद उस CS सर्वे के आधार पर, सर्वे होने के बाद लगभग सारे बिहार में हर एक जमीन का एक खतियान रिकॉर्ड ऑफ राइट बन गया, एक मैप बन गया, डिफाइंड मैप बन गया, और हर एक रेवेन्यू विलेज को एक थाना नंबर देते हुए, एक नाम के साथ एक थाना, स्पेसिफिक थाना नंबर देते हुए उसको स्पेसिफिक कर दिया गया, ताकि नाम के सिमिलरिटी के चलते कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आज के डेट में अगर हम लोग को सेम नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में, एक अंचल में दो गांव मिलते हैं, तो हम लोग उसको अलग अलग कर पाते हैं थाना नंबर के आधार पर ही, क्योंकि वो रेवेन्यू थाना नंबर होता है। ये जनरल थाना नंबर से अलग होता है, जो पुलिस थाना से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये रेवेन्यू के समय में, सर्वे के समय बनाया गया था, जो रेवेन्यू थाना नंबर था, और उस गांव का एक स्पेसिफिक रेवेन्यू थाना नंबर था। इसके बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, तो उसके तहत जमींदारी उन्मूलन की गई, और जो भी जमींदारों के स्वामित्व में थी, जो भी जिसके ओनरशिप जमींदार हुआ करते थे, या अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, छोटे छोटे स्टेट में जो इंडिपेंडेंस के पहले बटा हुआ था, उस सब को एक जगह करते हुए सारे जमीन के लैंड का ओनर बिहार सरकार को बना दिया गया। और जमींदारी उन्मूलन के पश्चात उनसे सारे लैंड के रिकॉर्ड को ले लिए गए, ले करके, और उसके आधार पर एक रेंट रोल बनाया गया। और अभी जो हम लोग, जिस पर हमारा रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है, जमाबंदी पंजी जिसको कहते हैं, ये उसी समय से स्टार्ट हो गया कि किस रैयत के पास कितनी जमीन है, क्या उसका रकबा है, कितना उससे लगान लिया जाना है, उसका स्पेसिफिक फीचर के साथ जमाबंदी पंजी को संधारित करते हुए हम लोगों ने जमाबंदी पंजी संधारित की। और उसके बाद उसी समय में 55-60 से ही, लगभग 1955 के आसपास से ही रिविजनल सर्वे का भी शुरुआत किया गया। ये जो रिविजनल सर्वे था, ये पिछले सर्वे का रिवीजन था, मींस कि इसकी जो टेक्निक थी वही थी जो कैडेस्ट्रल सर्वे में थी। इसका जो लीगल बेसिस था वो भी BT एक्ट ही था। BT एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ही इसमें भी सर्वे किया जाना था, इसमें भी मैनुअली ही किया जाना था, और उन्हीं रिकॉर्ड्स का अपडेशन किया जाना था जो CS में बने थे। जो CS का खतियान था उसका अपडेशन करते हुए उस समय के परिस्थिति के हिसाब से मैप और रिकॉर्ड ऑफ राइट को बनाया जाना था। उस समय में, रिविजनल सर्वे के समय में, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाए गए, लेकिन और ये काफी समय तक ये रिविजनल सर्वे चलता रहा, लेकिन बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे अपरिहार्य कारणों से या बहुत सारे कारणों से पूरे बिहार में रिविजनल सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकी। आज के डेट में भी मोर देन 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां आपको रिविजनल सर्वे के खतियान मिलेंगे, जो लागू हैं, जो एप्लीकेबल हैं, जहां जिसके मैप एप्लीकेबल हैं या जिसके रिकॉर्ड ऑफ राइट। मैक्सिमम जगह पर अभी भी, मैक्सिमम जगह पर आपको कैडेस्ट्रल सर्वे के ही खतियान मिलेंगे, वहीं उसी समय के मैप मिलेंगे, उसी समय के आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट मिलेंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट या जो मैप लगभग 110-120 साल पुराना हो गया, उसकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। डिवीजन ऑफ लैंड, ओनरशिप, हर चीज उस समय से आज तक बहुत बड़ी संख्या में डिवाइड, बहुत बड़े सेगमेंट में डिवाइड हो गई। और इस डिवीजन का नतीजा ये हुआ कि सारा हमारा जो था रिकॉर्ड ऑफ राइट, वो
आज के डेट में हमारे लिए उसको अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि उसके ओनरशिप बढ़ गया, जमीन बढ़ गई, धरातल पर भी जमीन बढ़ गई, आदमी बढ़ गया और लैंड का डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया। तो उस स्थिति में ये आवश्यकता महसूस की गई कि ये सर्वे अब फिर से एक सर्वे कराया जाना जरूरी है, ऐसा सर्वे जिसमें कि हर आदमी सारे रिकॉर्ड ऑफ राइट को फिर से बनाया जाए, मैप को बनाया जाए। तो ये सिर्फ न सिर्फ बिहार सरकार की बात है, ये भारत सरकार की भी पॉलिसी है कि ये हमारे इंडिया में हर स्टेट में हर इंच जमीन का, हम हर प्लॉट का ओनरशिप डिसाइड करते हुए हर एक एक इंच जमीन का नक्शा, मैप क्लियर कट बनाएं और उसको डिजिटलाइज कर दें, ताकि भविष्य में हमको उसको अपडेट करने में कोई कठिनाई नहीं हो और वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। तो ये सब कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन चूंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंगली टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट का सब्जेक्ट है। आप लोग जानते होंगे कि 3 तरह के जो लिस्ट होती है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम जो आता है वो आता है स्टेट लिस्ट में। इसलिए इसमें जो कुछ भी सर्वे किया जाना है या इस रिगार्डिंग जो भी काम किए जाना है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम इतना ही है कि आपको डिजिटलाइज करने में, पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिजिटलाइज करने में, उसको उसके मैप बनाने में, जहां कहीं भी आपको टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, वो आपको करेगी। उसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DIRMT। इसको जो है, इसके तहत पूरे इंडिया के जितने भी रिकॉर्ड ऑफ राइट हैं, अब मैप हैं, सबको डिजिटलाइज किया जाना है और सारे का अपडेट रिकॉर्ड बनाना है। ये बनाना किसको है? ये स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है, उनको असिस्टेंस करना है। तो इस स्थिति में बिहार में भी ये काम किया जा रहा है और हम लोग इसी के तहत हम लोग बिहार सरकार सर्वे करने के लिए 2011 में बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट बना और 2012 में उसी एक्ट का रूल बना। रूल का मतलब ये होता है कि एक्ट के रिगार्डिंग जो काम किया जाना है, एक्ट सिर्फ गाइडलाइन देता है, एक्ट सिर्फ प्रोविजंस देता है, काम कैसे करना है ये रूल देता है। आपका एक्ट कैसे होगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसकी व्यवस्था जो है वो रूल देता है। तो इसलिए जो है 2012 में रूल बना और 2011 में एक्ट बना। 2011 में एक्ट बनने के बाद जब कुछ दिन उस पर काम किया गया तो धीरे धीरे उसमें ये समझ में आया कि इसमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोविजंस इसके ऐसे हैं जहां पर कि जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। तो बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट उसमें 2012 में भी किए गए और कुछ अमेंडमेंट एक्ट में 2017 में किए गए, जिनको बहुत ही आवश्यक समझा गया। जो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2017-12 में, उसी के रिगार्डिंग उसी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग रूल्स में अमेंडमेंट जो है वो 2019 में किया गया। मींस कि जो एक्ट में दिया, जो आपने एक्ट में अमेंडमेंट किया, उसके करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आपका रूल में होना आवश्यक था, जो आपके रूल में किया गया। 2019 में रूल में अमेंडमेंट किया गया और 2011 में। तो ये हम लोगों का था कि एक्ट और रूल कैसे हम लोग का बना यहाँ तक। और इसका मेन पर्पज यही है कि हमको एक ROR बनाना है, लेटेस्ट ROR बनाना है, रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करना है। अंतर क्या था पिछले वाले सर्वे में, रिविजनल सर्वे में और इस सर्वे में? इस सर्वे में बेसिक अंतर कहाँ पर है? बेसिक अंतर है, सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये, इस सर्वे को करने के लिए हमने एक अलग एक्ट बनाया जिसको हमने स्पेशल सर्वे एक्ट का नाम दिया। ये पूरा सर्वे BT एक्ट पर डिपेंड नहीं है, BT एक्ट के अनुसार नहीं किया जा रहा है। उसको सप्लीमेंट, मॉडिफाई, सप्लीमेंट करते हुए किया गया, न कि उसको जो है उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया। इस सर्वे के करने, पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक्ट बनाया गया
इसलिए हम लोगों के सर्वे का आधार जो है वो 2011 का एक्ट और 2012 का रूल्स है। इसी के रिगार्डिंग एक्ट में हम लोगों ने रूल्स में ये दिया था कि डायरेक्टरेट जो है वो एक टेक्निकल गाइडलाइन बनाएगा फॉर सर्वे कि कैसे सर्वे किया जाना है, और उसी निर्देश के आलोक में, उसी प्रोविजंस के आलोक में हम लोगों ने 2019 में डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे भू अभिलेख परिमाप निदेशालय द्वारा जो है 2019 के मार्च में एक टेक्निकल गाइडलाइन बनाई गई, जिसमें इस सारे जितने भी कंसर्निंग इसके कर्मी थे उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया, डिफरेंट एक्ट को डिफाइन किया, कौन सा काम कैसे किया जाएगा और किस किस काम को कैसे कैसे किया जाना है। इस पूरे एक्ट में के हिसाब से जो काम किया जाना है वो काम, उस काम को हम लोग बेसिकली 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है इनिशियल वर्क बिफोर किश्तवाड़ एंड खानापुरी, मतलब कि ग्राउंड पर जाने से पहले, ग्राउंड पर रियल सर्वे स्टार्ट करने से पहले जो काम हम लोग को किए जाने हैं वो काम फ्रॉम, जो आप लोगों ने कल पढ़ा भी देखा भी होगा कि जो राज्य सरकार जो अधिसूचना जारी करती है और उसके रिगार्डिंग जो उद्घोषणा की जाती है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, वो उसके रिगार्डिंग, उसके करने के बाद, उद्घोषणा की जाने के बाद से लेकर के और ग्राउंड तक जाने के पहले इस बीच में जो जो काम होते हैं उसको बेसिकली प्रपत्र जो दिए हुए हैं फॉर्म 1 to लेकर के 5 तक के सारे काम होते हैं। तो 1 to 5 तक वाले जितने भी काम हैं वो इनिशियल वर्क ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आता है किश्तवाड़ और थर्ड में आता है खानापुरी। लेकिन किश्तवाड़ और खानापुरी दोनों एक दूसरे को बहुत जगह पर क्रॉसपॉन्ड करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि किश्तवाड़ और खानापुरी को एक साथ किया जाए। और पढ़ाई के क्रम में भी आगे हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक साथ पढ़ें। आप देखेंगे कि चैप्टर दोनों को अलग अलग करेंगे, जब आप काम पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो काम खानापुरी में किया जा रहा है वो किश्तवाड़ में हो रहा है, जो किश्तवाड़ में हो रहा है वो खानापुरी में हो रहा है। कहने का मतलब कि दोनों का इंटरेक्ट कहीं हो रहे हैं, दोनों के काम, क्योंकि दोनों काम एक साथ होने हैं। तो पहला हो गया आपको बिफोर रियल सर्वे वर्क, दूसरा हो गया आपको किश्तवाड़, तीसरा हो गया खानापुरी, चौथा हो गया एजुकेशन मतलब सुनवाई का काम जो है वो बेसिकली दो और उसके बाद फिर एक और 3 चरणों में किया जाता है। 2+1, 2+1 का मतलब ये हुआ कि फाइनल पब्लिकेशन के पहले 2 बार सुनवाई का मौका दिया जाता है और फाइनल पब्लिकेशन के बाद 1 बार। फाइनल पब्लिकेशन के पहले 2 बार का मतलब ये हुआ कि एक बार जब हम लोग इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि खेसरा पंजी तैयार करते हैं, लैंड का डिटेल तैयार करते हैं। जिस गांव में हमको सर्वे किया करना है उसका हम लोगों ने प्लॉट बाय प्लॉट, खाता बाय खाता हमने एक डिटेल तैयार किया जिसको हम लोग खेसरा पंजी कहते हैं। वो होता है प्रपत्र 6। उसको तैयार करने के बाद उसमें जो भी हमने एंट्री की, हर व्यक्ति को जिसकी जिसकी जमीन का जो जो हमने डिटेल उसमें भरा, वो सारे डिटेल के हिसाब से उसके डिटेल के, जमीन के डिटेल के साथ प्लस जो हमारे एक्ट में नहीं दिया हुआ है लेकिन वो किया जा रहा है, वो ये कि उसके पार्सल, लैंड पार्सल का एक मैप, जो भी कंसर्निंग रैयत हैं उनके लैंड पार्सल का एक मैप जिसको हम लोग कहते हैं लैंड पार्सल में LPM, और प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा, ये दोनों चीजें हम लोग रैयत को देते हैं। और जिसको रैयत, जिसके आधार पर रैयत को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस जो है वो सबमिट करे हमारे सामने में कि हमने उसके रिगार्डिंग क्या सही एंट्री की है, क्या गलत एंट्री की है। उसके बाद उसके द्वारा जब क्लेम ऑब्जेक्शन सबमिट किए जाते हैं तो उस क्लेम ऑब्जेक्शन को हम लोग 2 पार्ट में बांट करके उसकी सुनवाई का काम करते हैं। पहला उसमें है कि
जो प्राइवेट लैंड है उसकी सुनवाई करने के लिए हम लोग राइट देते हैं कानूनगो को, और जो गवर्नमेंट लैंड रिलेटेड इश्यूज है उसकी सुनवाई कर देते हैं, एजुकेशन का काम किया जाता है असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर के द्वारा। तो असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर जो है गवर्नमेंट लैंड की सुनवाई करते हैं और कानूनगो जो है प्राइवेट लैंड की सुनवाई करते हैं। और दोनों की सुनवाई का काम पूरा करने के बाद, सारे ऑब्जेक्शन को ऑमिट करने के बाद, और जो भी ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उस डिसीजन के आलोक में जो हमने प्रपत्र 6 पहले बनाया गया उसमें संशोधन करते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं, और साथ ही साथ मैप में भी करेक्शन करते हैं। मान लिया कि हमने मैप में किसी का लैंड 10 डिसमिल का दिखाया और वो एजुकेशन के बाद वो 8 डिसमिल का हो गया, या उसमें ग्राउंड करेक्शन के समय में वो घट गया या बढ़ गया, तो उसको अमीन के द्वारा करेक्शन किया जाता है। और उस करेक्शन के रिगार्डिंग एजेंसी के द्वारा जो मैप बना रही है उसके द्वारा उसमें करेक्शन किया जाता है, और फिर उसको फाइनली करेक्टेड जो रिकॉर्ड ऑफ राइट और मैप होता है दोनों का एक ड्राफ्ट हम लोग तैयार करते हैं, जिसको ड्राफ्ट कहा जाता है, मतलब ड्राफ्ट ऑफ ROR एंड मैप। ये बेसिकली एक ड्राफ्ट होता है जो कि पब्लिक के सामने में पब्लिश किया जाता है। ये ड्राफ्ट प्रपत्र 12 में बनाया जाता है और इसको पब्लिश किया जाता है जितने भी कंसर्निंग गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस होते हैं, या वो गांव में हो पंचायत में हो, उसमें उसको पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने के बाद उसके रिगार्डिंग उसमें जितने भी ड्राफ्ट में जो कुछ भी एंट्रीज दी हुई हैं उसको लोग देखते हैं, मैप को देखते हैं। अगर मैप में करेक्शन की जरूरत है, रिकॉर्ड ऑफ राइट में करेक्शन की जरूरत है, तो उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा फिर से क्लेम एंड ऑब्जेक्शन सबमिट किए जाते हैं शिविर में, जो शिविर कार्यालय जो उसको पब्लिश करता है। उसके बाद वो उस सबमिट करने के बाद उस क्लेम ऑब्जेक्शन को की सुनवाई जो शिविर प्रभारी होते हैं उनके द्वारा असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर के द्वारा की जाती है। इसमें एक ये प्रोविजन ये भी होता है कि नेचुरल जस्टिस के तहत जिस आदमी के द्वारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले सुनवाई की गई उसी आदमी के द्वारा दोबारा नहीं की जाती है सुनवाई। अगर किसी मामले में किसी असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर के द्वारा पहले सुनवाई की गई हो तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद सेम आदमी के द्वारा नहीं सुनवाई की जाती है, उसमें किसी और को ऑथराइज किया जाता है। तो उसके बाद फिर सुनवाई का मौका दिया जाता है, सभी को सूचना दी जाती है, सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और उनके पेपर के आधार पर सुनवाई करते हुए और उनके सारे क्लेम्स का ऑब्जेक्शन को जो है कॉम्बिशन किया जाता है। इसके बाद हम लोग जब सारे क्लेम ऑब्जेक्शन को कॉम्बिशन कर देते हैं तब हम लोग 17 में फिर हिस्सा पंजी बनाते हैं और फिर से नया रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाते हैं 18 में। और 18 उसको बनाने के बाद जो अगला स्टेप होता है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि सेटलमेंट ऑफ रेंट। जब रिकॉर्ड ऑफ राइट हमने बना दिया, क्लेम ऑब्जेक्शन ले लिया, क्लेम ऑब्जेक्शन का ऑब्मिशन कर दिया, तब उसके बाद जो फाइनली हमारे रैयत आए उनका उन रैयतों का के साथ जो से हमको जो रेंट लेना है उस रेंट की में क्या रेंट लिया जाना है इसका प्रोविजन हमारे रूल्स में किया गया है। स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स में पहले के समय में ये जो रेंट फिक्सेशन की जो बात थी, ये जो रेंट का फिक्सेशन किया जाना था जिसको हम लोग कहते हैं बंदोबस्त। यहाँ पर आप लोग इस बात को समझिएगा कि बार बार हम लोग बोलते हैं विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त। तो सर्वेक्षण का मीन्स तो सर्वे हो गया, सर्वे ऑफ द लैंड, सर्वे ऑफ अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड। बंदोबस्त मीन्स सेटलमेंट ऑफ रेंट विथ रैयत। जिन लोगों का हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार किया उनसे हमको क्या रेंट लिया जाना है, किस रेट पर लिया जाना है, कितना लिया जाना है, ये इन सारे चीजों को के लिए हम लोग 18A एक फॉर्म होगा जिसमें कि लैंड के नेचर के हिसाब से हम लोग उसके रेंट का फिक्सेशन करेंगे और हर एक के लिए से अलग अलग रेंट रोल तैयार करेंगे, रैयत वाइज, गांव वाइज। उसके बाद फिर उस रेंट रोल को तैयार करके हम लोग पुटअप करेंगे
थ्रू असिस्टेंट सेटलमेंट सिविल अफसर प्रभारी जो हैं वो सेटलमेंट अफसर के पास करेंगे और उसको फाइनली ऑथेंटिकेट जो है वो सेटलमेंट अफसर के द्वारा अप्रूव किया जाएगा और तब जब वो अप्रूव हो जाएगा तब वो रेंट रोल फाइनल माना जाएगा और उसके आधार पर रेंट फिक्स करके और तब प्रपत्र 20 में फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार किया जाएगा। फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट जब एक बार सेटलमेंट अफसर के द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद सेटलमेंट अफसर के द्वारा एक बार फिर से मौका दिया जाएगा रैयत को अपने ऑब्जेक्शन को देने का उस ड्राफ्ट के अगेंस्ट में जो फाइनल पब्लिकेशन सेटलमेंट अफसर के द्वारा पब्लिश किया गया है। उसकी सुनवाई के लिए एक सीनियर अफसर के सीनियर लेवल के अफसर, जैसा कि हमारे एक्ट में भी लिखा हुआ है, नॉट लेस देन DCLR, जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता से अन्यून स्तर का नहीं होगा। इट मीन्स कि उस लेवल से नीचे का नहीं होगा, ऊपर का हो सकता है। उसमें इसका मतलब यही हुआ कि उस स्तर के नीचे का पदाधिकारी नहीं होकर के उस स्तर या उस स्तर से ऊपर का कोई भी पदाधिकारी जिसको राज्य सरकार नोटिफाई करते उस स्तर का पदाधिकारी होगा जो उन सारी आपत्तियों या दावा आपत्तियों को सुनने के लिए ऑथराइज होगा जो उस फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन के फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट के अगेंस्ट में दिए गए हों और उनकी सुनवाई करने के बाद जो डिसीजन दिया जाएगा उसको फिर से करेक्शन करते हुए और फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट का पब्लिकेशन किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो मैंने आपको संक्षिप्त में समझाई कि किस तरीके से हम स्पेशल सर्वे एक्ट एंड रूल तक पहुंचे, क्यों हम लोग का स्पेशल सर्वे एक्ट एंड रूल बना और इसमें हम लोग को बेसिकली क्या किया जाना है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे आगे के क्लास में तब हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में लेंगे। अगर नेक्स्ट वीक में जो हम लोग का क्लास होगा उसमें फिर हम लोग ये लेंगे कि भाई जैसे मैंने बताया कि इनिशियल वर्क मतलब ग्राउंड वर्क के पहले का जो वर्क है, जैसे शुरू में हमने बताया ना कि एक इनिशियल ROR तैयार करने के पहले का रियल सर्वे स्टार्ट करने के पहले का वर्क मतलब प्रपत्र 1 से लेकर के 5 तक का वर्क, दूसरा किस्तवार, तीसरा खानापुरी, चौथा सुनवाई और उसके बाद फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट, अंतिम जिसको कहते हैं अंतिम अधिकार अभिलेख और मानचित्र का प्रकाशन। ये 5 स्टेप हुआ। इसके बाद तो इसमें हर एक स्टेप को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस स्टेप में कौन कौन सा काम कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी दिक्कतें उसमें आएंगी, कौन कौन से फॉर्मेट भरे जाएंगे, उसमें क्या क्या कॉलम भरे जाएंगे, किसको क्या भरा जाना है, किसकी क्या राइट एंड ड्यूटी होगी, कौन सा काम कहाँ कहाँ पर किया जाना है और किस काम में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और किस रूल के तहत कौन सा काम किया जाना है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में, जैसे किस्तवार का मेन जो वर्क होता है वो होता है मैप मेकिंग का। तो मैप मेकिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है बाउंड्री फिक्सेशन। तो बाउंड्री फिक्सेशन कैसे होगा कि कौन कौन सी उसमें कठिनाइयां आएंगी, कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी बातों को डिटेल में हम लोग अलग से क्लास में करेंगे। स्टेप बाय हर वर्क को हर पार्ट को एक अलग क्लास के रूप में करेंगे। मतलब 5 अगर है तो 4-5 हम लोग को क्लास उस पर अलग से हम लोग देंगे जिस पर कि अलग से डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी के समय में इसके बाद एक और जो टॉपिक है जिस पर कि आप लोग को इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में उसको शुरू करेंगे, वो है कि रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एरियल सर्वे एजेंसी। अभी के समय में स्पेशल सर्वे का एक बहुत बड़ा जो स्पेसिफिक फीचर है वो है कि ये पूरा का पूरा सर्वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो पहले वाला सर्वे नहीं था।